सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम 3 आइडियोलॉजीज़ को समझने जा रहे हैं। कौन-कौन सी आइडियोलॉजीज़? मार्क्सिज़्म क्या होता है? लिबरलिज़्म क्या होता है? और साथ ही साथ में सोशलिज़्म को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि किस-किस तरीके से इक्वालिटी का जो आइडिया है, वो ये तीनों आइडियोलॉजीज़ परस्यू करने की बात करती हैं। ठीक है? तो ये हमारी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगी इस पूरी वीडियो में। तो फटाफट से आपकी एनसीईआरटी खोल लीजिए और जो पेंसिल है वो हाथ में ले लीजिए और पेज नंबर 43 पर चलिए, जहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे-जैसे मैं बताती रहूँगी, टिक करने के लिए आप उसके अकॉर्डिंगली टिक करते रहिएगा। ठीक है? सबसे पहले शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्क्सिज़्म क्या है। देखो, ये जो मार्क्सिज़्म है, लिबरलिज़्म है, सोशलिज़्म है, ये बहुत बड़ी-बड़ी आइडियोलॉजीज़ हैं। बड़ी आइडियोलॉजीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखी हैं, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, केवल एक ब्रीफ में आइडिया लेंगे। थोड़ी-सी एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे इसके कि मार्क्सिज़्म क्या है, लिबरलिज़्म क्या है, थोड़ा-थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि मार्क्सिज़्म क्या है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर मैं बुक पर भी ना जाऊँ, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको दे दूँ, तो मार्क्सिज़्म ये कहता है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो इस चीज़ के खिलाफ है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और वो कहते हैं कि हमें इक्वालिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। इसके लिए वो क्या कहते हैं? इसके लिए वो कहते हैं कि जितने भी प्राइवेट रिसोर्सेज़ हैं, जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उसको क्या करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उनको उस रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके सभी लोगों में। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी सोसाइटी में, ठीक है? इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी और जैसा कि हमने समझा कि मार्क्सिज्म जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। लिबरलिज्म क्या कहता है? लिबरलिज्म के लिए लिबर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम की बात करता है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम दो। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल का टैलेंट और हर इंडिविजुअल की स्किल्स अलग अलग हैं, ठीक है? अगर गवर्नमेंट सारे रिसोर्सेज को अपने अंडर ले लेगी, तो फिर जो टैलेंट है, जो लोगों की लिबर्टी है अपने टैलेंट को डेवलप करने की और अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली अर्निंग करने की, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए वो कंपटीशन को ज़्यादा बेटर तरीका मानते हैं रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ना कि जैसे मार्क्सिज्म बोलता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले और तब जा कर के लोगों को अपनी अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करे। वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जो जितना टैलेंटेड है वो उतना रिसोर्सेज गेन कर लेगा, ठीक है? वो इस तरीके से बात करते हैं। वो कहते हैं गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है? सोशलिज्म क्या कहता है? सोशलिज्म भी ये कहता है कि जो इनइक्वालिटी है ना सोसाइटी में, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसको हम कंप्लीटली ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हमें कम करने की कोशिश ज़रूर करनी है। रिच और पुअर के बीच में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, हमें उसको ख़त्म करना है और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को एजुकेशन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हेल्थ देना पड़ेगा और भी जो बेसिक एसेंशियल चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ठीक है? ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तीनों के बारे में। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक करते हुए चीज़ों को समझते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है, फटाफट से एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं रीड कर रही हूँ फर्स्ट लाइन से ही। मार्क्स कहते हैं, क्योंकि ये मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी जो है वो मार्क्स ने दी है, कार्ल मार्क्स ने दी है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स एक इंपॉर्टेंट थिंकर थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने क्या बात करी? that the root cause of entrenched inequality was the private ownership of important economic resources such as oil or land or forest as well as the other forms of property। तो वो कह रहे हैं अगर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गहरी इनइक्वालिटी है ना, उसका मेन कारण पता है क्या है? उसका मेन कारण है प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट ओनरशिप हो रही है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। जैसे लोगों ने ऑयल को कब्जा किया हुआ है, बहुत सारे लोग जो ऑयल फील्ड्स हैं वो उसके मालिक हैं, ठीक है? लैंड के मालिक हैं लोग, फॉरेस्ट को उन लोगों ने ओनरशिप करी हुई है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अदर अदर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लोग ओन करते हैं। गवर्नमेंट नहीं ओन करती है, बल्कि कौन कर रहा है? लोग ओन कर रहे हैं, ठीक है? और इसी की वजह से क्या है? इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटीज़ है। वो ये कहते हैं कि जब ये प्राइवेट ओनरशिप होती है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से जिसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है वो पॉलिटिकल पावर भी गेन कर रहा है। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पावर भी गेन कर रहा है? ऐसा ऐसे हो सकता है
जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, ज़्यादा वेल्थ है, वो उन पावर का उस पैसे का इस्तेमाल पॉलिटिशियंस के लिए करता है, उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि जो पॉलिसीज़ होती है वो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फिर उन लोगों को फेवर करने के लिए बनाने लगती है, ठीक है। आपकी बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है दैट such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it also gave them political power. Such power enables them to influence the state policies and laws, and this could prove a threat to democratic government. इसकी वजह से वो अपनी पावर का इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस के ऊपर दिखाने लगते हैं, और पॉलिटिशियंस फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनाने लगते हैं जो उनको उनके प्रति हो, ठीक है, जो वेल्दी क्लास के लिए हो, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने लगते हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी गरीब लोग हैं जिनको पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उनके लिए पॉलिसी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके लिए होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो सभी लोगों के लिए होती है। लेकिन अगर स्टेट पॉलिसीज़ केवल वेल्दी लोगों के लिए बनाने लगेगा तो क्या होगा, इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक चीज़ अगर कोई है, सबसे डेंजरस चीज़ अगर कोई है, तो वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो ये कहते हैं, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी सच एज डिफरेंसेस ऑफ रैंक एंड प्रिविलेज, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से क्या होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो रैंक में भी अच्छा होगा, सोसाइटी में ज़्यादा प्रिविलेज होगा, उसका ज़्यादा रुतबा होगा। और बाकी अदर जो सोसाइटीज़ है वो बाकी जो अदर इनइक्वालिटीज़ है वो उसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वो बात करते हैं। इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, देखो, वो ये कहते हैं कि अगर हमें सोसाइटी में इक्वालिटी लेकर के आनी है तो उसके लिए आइडिया क्या है, इंश्योर पब्लिक कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये उनका मेन आइडिया है, आप इसको टिक कर सकते हो। इक्वालिटी कैसे लेकर के आएंगे कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं पब्लिक कंट्रोल कर लो फटाफट से, जितने भी एसेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी या पब्लिक कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी ओन कर लेगी, लेकिन इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल करने के बाद क्या करेगी, कंट्रोल करने के बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, इक्वालिटी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि इक्वालिटी आ जाए, ठीक है। ये आइडिया किसका है, ये आइडिया है कार्ल मार्क्स का, मार्क्सिज्म का। और ये आइडियाज़ क्या हो सकते हैं, डिबेटेबल हो सकते हैं। लिबरल्स इसी चीज़ को डिबेट करते हैं, काउंटर करते हैं कि भाई ऐसे कैसे कह रहे हो तुम, प्राइवेट ओनरशिप हो जाएगी, इतनी मेहनत से हम लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई है, इतने लंबे टाइम तक हमारे दादा दादी ने और जो हमारे एंसेस्टर्स थे सबने मिल करके काम करा है, तब जा करके ही तो आज हम लोग प्रॉपर्टी ओनर बने हैं। और तुम कह रहे हो कि हमारी प्रॉपर्टी छीन लोगे और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये थोड़े ना इक्वालिटी हुई, ये तो अनजस्ट हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये डिबेट है। ये हमने पढ़ा मार्क्सिज्म को, अब हम पढ़ रहे हैं किसको, लिबरलिज्म को। लिबरलिज्म क्या कहता है, लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिशन एज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवॉर्ड्स इन द सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शब्द है जैसे कॉम्पिटिशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, एज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज विद इन द सोसाइटी। टिक मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म का आइडिया ऑफ इक्वालिटी कैसे आएगा, उनका आइडिया ऑफ जस्टिस क्या है, ये है कंपटीशन, ठीक है। तो उनका सिंपल सिंपल सा आइडिया है कि भाई देखो, गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं, कंपटीशन करवाओ, कंपटीशन से ही क्या होगा, रिसोर्सेज फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। और क्या वो कहते हैं, कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर कंडीशन इज़ द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स इन द सोसाइटी। वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका मानते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका मानते हैं रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्या, कंपटीशन। कैसा कंपटीशन, किस प्रकार से कंपटीशन, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो लास्ट पैराग्राफ है, मैं उसको रीड कर रही हूँ। उसमें क्या बोलते हैं, फॉर लिबरल्स द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स और एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या कह रहे हैं, हमें पता है कि जॉब्स हो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन हो, सीट्स तो बहुत लिमिटेड होती है, आईआईटीज़ में सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, यूपीएससी में सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, बाकी अदर एग्जाम्स में सीट्स बहुत लिमिटेड होती है। तो अगर हमें बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन करवाओ, ठीक है, कंपटीशन करवाओ। कंपटीशन से क्या होगा, कंपटीशन से ये होगा कि एवरीबडी गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कॉम्पीट, ठीक है।
हर किसी के पास चांस तो होगी कम से कम कि वो कंपटीशन में जा कर के लड़ सकता है, कंपटीशन की तैयारी कर सकता है, वो पढ़ सकता है, अपने एफर्ट्स डाल सकता है, मेहनत कर सकता है। क्लियर हो या ना हो अलग बात है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है, हर किसी का तो क्लियर नहीं होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि हर किसी को इक्वली सीट्स मिल जाएगी। ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। जो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि सभी लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे, वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, लेकिन कम से कम कंपटीशन तो होगा। जो मेहनत करेगा वही तो ले पाएगा ना सीट, है ना। रिसोर्सेज तो कम है हमारे पास, तो जिसके पास ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जो ज़्यादा मेहनत करके आएगा, वो सीट्स ले लेगा। ये आइडिया किसका है? ये आइडिया है लिबरल्स का। तो लिबरल्स किस चीज़ में विश्वास करते हैं? लिबरल्स कहते हैं कि हमें कंपटीशन करवाना है, फेयर कंपटीशन से ही हम फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। समझ गए? ये आइडिया है। डिस्टिंक्शन हो गया कि जो कार्ल मार्क्स है वो कहते हैं नहीं, कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है, केवल गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी आ जाए। क्योंकि इनकम या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से क्या होगा, बाकी सारी इनइक्वालिटीज़ भी उसी की वजह से आती है, और हम नहीं चाहते ऐसा हो। ये कार्ल मार्क्स का आइडिया है, या मार्क्सिज्म का आइडिया है। लिबरलिज्म ऑन द अदर हैंड कहता है नहीं भाई, कंपटीशन करवाएंगे हम लोग, जो ज़्यादा एबल्ड होगा, जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी, वो उस मेहनत के मुताबिक सीट ले लेगा या रिसोर्सेस ले लेगा। गवर्नमेंट को यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट बीच में ना आए, अपने आप कंपटीशन हो, लोग अपने आप अपनी एफर्ट्स डाल करके जो चीज़ वो डिज़र्व करते हैं अपने टैलेंट्स के मुताबिक वो ले लेंगे। क्लियर हो गया? पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलिज्म। अब हम सोशलिज्म के आइडिया को देखते हैं। Socialism refers to a set of political ideas that emerge as a response to the inequalities present in and reproduced by the industrial capitalist economy। हुआ क्या था, जब इंडस्ट्रियलिज्म या इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से समय समय पर धीरे धीरे क्या हुआ, इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ती चली गई। जो कैपिटलिस्ट थे, जो इंडस्ट्रियल ओनर थे, वो तो बहुत ज़्यादा रिच हो गए, लेकिन जो बाकी लोग थे, जो लेबरर थे, सोसाइटी में वर्कर थे, वो बहुत गरीब हो गए, उनके पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं रही। इसीलिए सोशलिज्म आया, इसीलिए सोशलिज्म आया, क्योंकि इनइक्वालिटी सोसाइटी में बढ़ गई। इनइक्वालिटी को कम करने के लिए सोशलिज्म आया। मेन कंसर्न क्या है, ये डेफिनेशन हो सकती है सोशलिज्म की। इसके कुछ सर्टन कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। याद करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर आराम से लिखना, जो लिखना होगा एग्ज़ाम में वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सोशलिज्म क्या कहता है? द मेन कंसर्न ऑफ सोशलिज्म इज हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। क्या कह रहा है? मिनिमाइजिंग एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, खत्म करने की बात नहीं कर रहा, मिनिमाइज करने की बात कर रहा है। एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज जस्टली। रिसोर्स को क्या करना है? फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इनइक्वालिटीज़ को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कितना सिंपल आइडिया है, याद भी हो गया कि मिनिमाइजिंग द एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। क्लियर है? तो टिक मार्क कर लेना इस चीज़ को। और क्या कहते हैं, कैसे होगा इनइक्वालिटी कम, कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन फेयर कैसे होंगे? गवर्नमेंट रेगुलेशन से। गवर्नमेंट रेगुलेशन करेगी, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। कैसे करेगी? एजुकेशन दे करके, हेल्थ केयर दे करके, इन सभी को गवर्नमेंट कंट्रोल करे और ये इंश्योर करे कि गरीब से गरीब बच्चे को, गरीब से गरीब परिवार को ये बेसिक सुविधाएं मिले। तब जा करके इनइक्वालिटी क्या होगी? कम होगी। और तभी तो हम बोलेंगे कि जो सोशल गुड्स हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, वो सभी लोगों को मिल पा रही है। ये आइडिया था सोशलिज्म का। ठीक है, अब और क्या बोला जा रहा है, हम इंडिया में बात करेंगे। इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया में यहाँ पर एक तरीके से एक थिंकर हुए, जो कि थे राम मनोहर लोहिया जी। तो वो एक सोशलिस्ट थिंकर थे, एक प्रोमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर थे। उन्होंने आइडेंटिफाई करे 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, जिसके खिलाफ हमें लड़ना है। कौन कौन सी इनइक्वालिटी है? टिक मार्क करते चलना। सबसे पहली इनइक्वालिटी है मेन एंड वेमेन की। दूसरी, स्किन कलर के बेसिस पर। तीसरी, कास्ट के बेसिस पर। चौथी, कॉलोनियल रूल के बेसिस पर, कि कुछ लोग, कुछ कॉलोनियल कंट्रीज़ जो है वो कुछ बाकी अदर कंट्रीज़ को रूल कर रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। और आखिरी कौन सी थी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लोहिया कह रहे हैं, लोहिया के टाइम पर ऐसा माना जाता था, लोहिया के टाइम पर जो बाकी सोशलिस्ट थे वो ये कहा करते थे कि क्लास इनइक्वालिटी वॉज द ओनली फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी वर्थ स्ट्रगलिंग अगेंस्ट। वो ये कह देते थे
कि क्लास इनइक्वालिटी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जो हमें लड़ना है। ठीक उसी तरीके से जैसे कार्ल मार्क्स कहा करते थे, अदर इनइक्वालिटीज डिड नॉट मैटर और वुड एंड ऑटोमेटिकली इफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कुड बी एंडेड। बाकी सारी इनइक्वालिटीज मैटर नहीं करती है या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमने खत्म कर दी तो बाकी अपने आप खत्म हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। बाकी सोशलिस्ट ऐसा माना करते थे। लेकिन लोहिया जी ने क्या बोला? लोहिया जी ने बोला कि ये सारी के सारी जो इनइक्वालिटीज़ है ना, हर इनइक्वालिटी का अपना अलग अलग कॉज है और इन सभी को हमें अलग अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से इनके खिलाफ फाइट करनी पड़ेगी। और इसी के लिए उन्होंने क्या बोला? इसी के लिए उन्होंने रेवोल्यूशंस की बात करी। उन्होंने बोला स्ट्रगल अगेंस्ट दीज 5 इनइक्वालिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड 5 रेवोल्यूशंस। 5 इनइक्वालिटी है तो 5 रेवोल्यूशन करने पड़ेंगे। कैसे? ही तो 5 रेवोल्यूशन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मेन और वुमेन के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसके लिए रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, इक्वालिटी लेकर के आनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से स्किन कलर के लिए जो है रेवोल्यूशन करना पड़ेगा कि स्किन कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और बाकी अदर्स के लिए भी इसी तरीके से हमें पॉलिसीज़ लेनी पड़ेगी, स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, तब जा कर के रेवोल्यूशन होगा और क्या होगी? इक्वालिटी आएगी। वो 2 और रेवोल्यूशन जोड़ते हैं अपनी लिस्ट में। कौन से है वो 2 रेवोल्यूशन? तो वो आ जाते हैं, सबसे पहला रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज, रेवोल्यूशन फॉर सिविल लिबर्टीज अगेंस्ट अनजस्ट एनक्रोचमेंट्स ऑन प्राइवेट लाइफ। जो सिविल लिबर्टीज के लिए रेवोल्यूशन है उसके बारे में वो बात करते हैं कि प्राइवेट लाइफ में गवर्नमेंट इतना ज़्यादा इंटरफेयर क्यों कर रही है। हमें ये इंश्योर करना है कि हमारी सिविल लिबर्टीज़ प्रोटेक्टेड हो और गवर्नमेंट प्राइवेट लाइफ पर, हमारी लाइफ पर एक तरीके से इंक्रोच ना करे। और दूसरा रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस हमें प्रमोट करना पड़ेगा, वेपन्स को हमें छोड़ना पड़ेगा, सत्याग्रह को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक वही मेथड जो गांधी जी का मेथड है ना, सत्याग्रह गांधी जी का मेथड है, तो ठीक वही मेथड यहाँ पर लोहिया जी ने अपनी स्पीच में दिया कि भाई ये 2 रेवोल्यूशन भी हमें करने पड़ेंगे। दीज वर द 7 रेवोल्यूशंस और द सप्त क्रांति विच फॉर लोहिया वॉज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये 7 क्रांति है, सप्त क्रांति है और ये आइडिया है सोशलिज्म का आइडिया। किसके लिए? लोहिया जी के लिए। समझ गए सप्त क्रांति क्या है, किस तरीके से हमें सोशलिज्म में हम अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटीज़ के साथ डील करते हैं। समझ में आ गया? ये अंडरस्टैंडिंग थी जो हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, समझ में भी आ गया। सोशलिज्म क्या होता है डेफिनेशन तक भी याद होगी हम लोगों को। तो ठीक है, समझ गए? तो ये अंडरस्टैंडिंग थी सोशलिज्म के बारे में। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि अनलाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज आर नेसेसरीली लिंक्ड। सोशलिस्ट बिलीव किया करते थे ना कि अगर हम लोगों ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दिया तो सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। कहा करते थे कि नहीं? ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लिबरल्स क्या कहते हैं, लेकिन लिबरल्स ये कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिबरल्स इस चीज़ से एग्री नहीं करते। लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल्स कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ जाएगी लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ को लाने के लिए हमें अलग से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ख़त्म कर दी तो बाकी सारी इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं? उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि डेमोक्रेसी कुड हेल्प टू प्रोवाइड पॉलिटिकल इक्वालिटी बट इट माइट बी नेसेसरी टू ऑल्सो डिवाइज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू डील विद द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। लिबरल्स का आइडिया ये है। लिबरल्स ये कहते हैं कि हमें हर इनइक्वालिटी को अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो तो आ जाएगी लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसके लिए हमें अलग से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं? लास्ट लाइन में बोला हुआ है प्रॉब्लम फॉर लिबरल्स इज नॉट इनइक्वालिटी एज सच बट अनजस्ट एंड एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज विच प्रिवेंट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम डेवलपिंग देयर कैपेबिलिटीज़। लिबरल्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल को इतनी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने टैलेंट्स को डेवलप कर पाए। ये लिबरल्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसलिए लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल्स इनइक्वालिटी को इसीलिए कहते हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक इंडिविजुअल को उसके टैलेंट्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने से मना करती है, रोकती है उसको। और इंडिविजुअल के लिए टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज़ पर द लिबरल्स। ठीक है,
तो ये आइडिया क्या है? ये आइडिया हम लोगों ने समझा है कंपैरिजन, कि लिबरल्स कैसे कहते हैं इक्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है? लिबरल्स क्या कहते हैं इक्वालिटीज़ के बारे में, और सोशलिस्ट क्या कहते हैं इक्वालिटीज़ के बारे में और इनइक्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, तीनों आइडियोलॉजीज़ का एक बेसिक क्रक्स समझ लिया, सोशलिज्म को समझ लिया, कैसे वो मिनिमाइजिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में बात करता है, मार्क्सिज्म को समझ लिया जो कम्युनिटी कंट्रोल, पब्लिक कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करता है, और साथ ही साथ लिबरलिज्म को भी हम लोगों ने समझ लिया जो कंपटीशन, फेयर कंपटीशन की बात करता है, ठीक है? आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अगर आपको चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आई, अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर दीजिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? टिल देन इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मन लगा करके अपना जो हार्ड वर्क है वो देते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।